हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर आपके साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। कल मैंने क्लास दी थी ऊतक के लेकर, ऊतक जिसमें मैंने पादप ऊतक के बारे में बताया था। पादप ऊतक टोटली मैंने कम्प्लीटली बताया था उसमें। पादप ऊतक के बारे में पादप ऊतक के बारे में मैंने उसमें आप लोगों को बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे उसी का दूसरा टॉपिक है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक जो हमारे तुम्हारे अंदर पाए जाते हैं, उन सब ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक जंतु ऊतक के बारे में वीडियो नहीं देखी है, मतलब सॉरी पादप ऊतक के बारे में वीडियो नहीं देखी है, वो आई बटन पर, मतलब यहाँ पर एक कोने बटन आने वाला है आई, उसमें आ रही होगी ये पादप जंतु की पादप ऊतक की वीडियो देख सकते हैं। कम्प्लीटली वीडियो पादप ऊतक के बारे में बनी हुई है। अब हम जानेंगे जंतु ऊतक के बारे में और जंतु टिश्यू कैसे होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सही है, तो मैं करते वीडियो को स्टार्ट। देखिए, जंतु ऊतक जो हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने कल ही बताया था कि हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और जब दो या दो से अधिक कोशिका मिल जाती हैं, दो या दो से अधिक कोशिका कोशिका जब मिलती हैं, जब कोशिका और कोशिका मिलेंगी तो क्या बनता है बच्चा। कोशिका कोशिका जब मिलती हैं तो बनने वाली चीज़ है वो बनती है ऊतक। ठीक है, ऊतक बनता है। और जैसे ही मतलब जब ऊतक ऊतक मिलते हैं, जब ऊतक ऊतक मिलते हैं, दो ऊतक मिलेंगे, दो से अधिक ऊतक मिलेंगे और उन ऊतकों के अंदर अपना एक अलग प्रकार की एक्टिविटी आनी चाहिए। उनके अंदर अपना अलग प्रकार कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। वो सिर्फ एक अलग प्रकार कार्य करेंगे तो वो बन जाते हैं अंग, वो बनते हैं अंग। ठीक है, और अंग अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं। सही है, तो ये बात मैं तुम्हें कल ही बताई थी। ऐसे ही मतलब हमारे तुम्हारे अंदर के जो ऊतक हैं वे भी कुछ इसी तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम ऊतक के बारे में जान रहे थे। तो मनुष्य के शरीर में किसी भी शरीर में पाया जाने वाला जो मेन ऊतक है, हम मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए, एपिथेलियम एक ऊतक होता है। जंतु ऊतक में अगर हम पढ़ें, जंतु ऊतक का मेन ऊतक जो है वो कौन सा है, एपिथीलियम। एपिथीलियम ऊतक के बारे में आज पढ़ेंगे। एपिथीलियम ऊतक, देखिए एपिथीलियम जो ऊतक है ये हमारे समस्त संपूर्ण शरीर में पाया जाने वाला ऊतक है। पूरा शरीर जो हमारा बना होता है वो किसका बना होता है, एपिथीलियम ऊतक का। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए ये त्वचा में पाया जाएगा, त्वचा में से त्वचा में, मुंह में पाया जाएगा, हमारे मुंह में, आहार नली में पाया जाएगा। आहार नली सब बच्चे से लिखेंगे, मतलब कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आहार नली में। और आहार नली के बाद ये पाया जाएगा फेफड़ों में। फेफड़ों में अब इनके प्रकार बन जाते हैं, अभी समझाऊंगा। देखो, एपिथेलियम ऊतक के प्रकार बन जाते हैं। फेफड़ों में पाया जाने वाला ऊतक भी ये कैसा ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक है। वृक्क बोल लेते हैं गुर्दे के लिए, वृक्क की नली में पाया जाता है, वृक्क की नली में। सही है, और आदि सही भी जो है, मतलब सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। हमारे शरीर में जितने भी, जिस पे मतलब ये खाल चढ़ी हुई है, त्वचा है, वो स्किन जो है किसकी बनी हुई है, सब एपिथेलियम ऊतक की बनी हुई है। अब ये तरीके बदल जाते हैं इसके, मैं समझाऊँ कैसे कैसे ये बनता है। तो थोड़ी देर की, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि कल बहुत लंबी वीडियो हो रही थी। सिर्फ मतलब ये रह रहा था जंतु ऊतक के बारे में। तो जंतु ऊतक के बारे में सारी बातें बता दूँ। तो एपिथेलियम ऊतक कई प्रकार के होते हैं। देखिए, एपिथेलियम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम ऊतक या टिश्यू है ना, एपिथेलियम ऊतक के लिए हिंदी में कहते हैं उपकला। क्या कहेंगे इसके लिए, उपकला। ठीक है, उपकला ऊतक। सही है, उपकला टिश्यू या फिर एपिथेलियम टिश्यू या उपकला ऊतक। सही है, अगर कहीं आपके लिए लिख कर आ जाए कि मनुष्य की त्वचा किस ऊतक की बनी हुई है, तो बच्चा वो मतलब इसे टिक करेंगे, एपिथेलियम ऊतक, या उसके अंदर एपिथेलियम ना होगा तो उपकला लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो उपकला भी कहते हैं इसके लिए। तो एपिथेलियम ऊतक जो है, हमारे संपूर्ण शरीर जो है किससे बना होता है, अलग अलग कौन से ऊतक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एपिथेलियम ऊतक ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब ये एपिथेलियम ऊतक के प्रकार बन जाते हैं, कैसे कैसे बनेंगे देखो। अगर हमारे शरीर में चपटी या सल्की, ठीक है, या तो चपटे हों, चपटी या सल्की, तो देखो बच्चों, मैंने ये भी लिखा है, मतलब कौन कौन सी तरह के ऊतक मतलब पाए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। एपिथेलियम ऊतक जो है हमारे शरीर में, जो एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है, नंबर एक पाया जाता है, देखिए चपटा, मतलब कहाँ चला गया भाई, के एक तो है ये
चपटी एपिथीलियम, चपटी एपिथीलियम पाई जाती है। देखिए मतलब एपिथीलियम के कई सारे मतलब इसकी संरचनाओं के आधार पर हमने अलग अलग भागों में से बांट दिया। तो चपटी एपिथीलियम जो पाई जाएगी, चपटी एपिथीलियम याद रखना, चपटी एपिथीलियम के लिए सल्की एपिथीलियम कहते हैं, सल्की एपिथीलियम, इसे सल्की एपिथीलियम भी कहेंगे। सही। और ये पाए जाने वाली कहाँ पर है, ये कहाँ पाई जाती है तो बताऊंगा। ये मतलब कहाँ पाई जाती है, ये त्वचा पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, त्वचा पर, जो हमारी स्किन है त्वचा पर, आहार नली पर। सही है, आहार नली पर पाई जाती है। आहार नली पर भी कौन सी चीज़ कौन सा पाया जाता है, मतलब चपटी या सल्की एपिथीलियम पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। सही है, ये सल्की एपिथीलियम भी कहते हैं, सल्की एपिथीलियम इसका दूसरा नाम है, चपटी एपिथीलियम भी कहते हैं। फिर आती है लंबी एपिथीलियम। एक लंबी एपिथीलियम होती है शरीर के अंदर। तो लंबी एपिथीलियम कहाँ पाई जाती है, तो लंबी एपिथीलियम भैया ये पाई जाती है आंत के अस्तर में। ठीक है, आंत के अस्तर, हमारी आंतें जो होती हैं उनका अस्तर चढ़ा हुआ होता है किसका, लंबी एपिथीलियम का। आंत का अस्तर बना होता है इसका। ठीक है, आंत का अस्तर, आप समझो आंत का अस्तर कहाँ, किस पर, कौन सी आंतें, मतलब आंतों के ऊपर लगी हुई एपिथीलियम किस प्रकार की एपिथीलियम है, तो वो कैसी है, लंबी एपिथीलियम। ठीक है, एक होती है श्वास नली में, हमारे सांस नली में पाई जाने, सांस नली होती है ये गले वाली सांस नली, इसमें पाई जाने वाली जो एपिथीलियम वो कैसी है, स्तंभाकार। ये कहाँ पाई जाती है, श्वास नली में पाई जाती है, श्वास नली में पाई जाती है। श्वास नली में पाई जाने वाली एपिथीलियम कौन सी है, स्तंभाकार। तो लिख लेंगे सब, है ना, अलग अलग करके। मैं मतलब बारीकी से थोड़ा ही देर में इसे बता के खत्म करने वाला हूँ कि चपटी कहाँ पाई जाती है, चपटी एपिथीलियम इसके मतलब आकार के आधार पर एपिथीलियम को, कि अगर आपसे पूछा जाएगा जंतु में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऊतक कौन सा, तो आपको बताना कि एपिथीलियम ऊतक सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऊतक है। ठीक है, फिर उसमें ये अलग अलग बन जाता है। चपटी एपिथीलियम कहाँ पाया जाए, जिसमें एपिथीलियम जैसे हमारी त्वचा, आहार नली, मूत्र नली, सारी में एपिथीलियम ऊतक पाए जाते हैं। चपटी एपिथीलियम कहाँ पाई जाती है, मतलब तो मैंने बताया तो चपटी एपिथीलियम के लिए चपटी एपिथीलियम को सल्की एपिथीलियम कहते हैं। आहार नली त्वचा में पाई जाती है। लंबी कहाँ पाई जाती है, आंत का अस्तर बना होता है। एक होती है स्तंभाकार, स्तंभाकार में श्वास नली में पाई जाती है। श्वास नली या हमारा श्लेष्मा, जैसे लार कहते हैं, लार श्लेष्मा, है ना, ये चीज़ मतलब जो निकल के आने वाला कफ होता है उसमें पाई जाती है। ये पक्षाम्बी स्तंभाकार, जैसे पक्षाम्बी स्तंभाकार भी कहते हैं। ठीक है, एक होती है घनाकार, जो घन के आकार की होगी, मतलब इस प्रकार का बना हुआ होगा ऊतक, जिससे घन, ये मान लो इस तरह घनाकार, जहाँ पे इस प्रकार की एपिथेलियम पाई जाएंगी उसे कहेंगे हम, क्या कहते हैं, ये पाई जाती है हमारी वृक्कीय नली में। वृक्कीय नली में अगर हमसे पूछे मतलब किसी मनुष्य के वृक्क में पाई जाने वाली एपिथेलियम किस, कौन सी एपिथेलियम है, तो आपको लगाना है घनाकार एपिथेलियम। कौन सी, घनाकार एपिथेलियम। अगर घनाकार एपिथेलियम के बारे में पूछे तो कौन है, घनाकार एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, वृक्क में पाई जाती है, हमारे गुर्दे में पाई जाती है घनाकार एपिथेलियम, गुर्दे में लगाएंगे। ठीक है, आगे है ये मतलब और कहाँ पाई जाती है, गुर्दे में पाई जाती है। और हमारी ग्रंथियाँ जो होती हैं, लार ग्रंथि हैं, या मतलब एड्रिनल ग्रंथि है, हमारे अंदर जितनी ग्रंथियाँ होंगी, अगर हमारी ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथियों में पाई जाती है अगर हमें पूछे ग्रंथि, ग्रंथियों में कौन सी पाई जाती है, ग्रंथियों में पाई जाती है भैया, क्या कहते हैं, घनाकार, घनाकार एपिथेलियम। अगर घनाकार एपिथेलियम को पाई जाती है तो घनाकार एपिथेलियम पाई जाती है ग्रंथियों में। लार ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, थोरैक्स। एक दिन मैं आपको ग्रंथि का भी पूरा टॉपिक बताऊंगा, ग्रंथियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपके लिए एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द। तो ग्रंथि एपिथेलियम, मतलब ग्रंथियों में पाई जाने वाली एपिथेलियम किस प्रकार की, घनाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम कब पाई जाती है, ग्रंथियों में। तो इस जहाँ पर घनाकार एपिथेलियम पाई जाएगी और क्या कहते हैं, ग्रंथियों में पाई जाएगी, तो इसका एक अलग नाम बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम, जिसे कहते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम भी कहते हैं। सही है, अब देखो हमने एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ा। अब दूसरा ऊतक आता है मनुष्य के शरीर का, तो वो आता है आपका संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक को देखो, संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, देखो संयोजी नाम इसका कैसे पड़ा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, संयोजी ऊतक इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों कहते हैं संयोजी ऊतक, इसमें ऐसी क्या खूबी है जिसे संयोजी ऊतक कहना पड़ रहा है, होने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो मैं बता रहा था आपके लिए संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक के बारे में।
संयोजी ऊतक और बड़ा मोटा मोटा लिखा जा रहा है अभी। संयोजी ऊतक के बारे में, संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? देखो संयोज का मतलब होता है मतलब दो कोशिकाओं का जोड़ना, दो कोशिकाओं का जोड़ना संयोग कहलाता है। तो जिन कोशिकाओं की मतलब जिन ऊतक की कोशिकाएं कम जुड़ी होती हैं, कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, आपस में कम जुड़ी होती हैं, इसलिए इसका नाम संयोजी ऊतक पड़ा, क्योंकि इसकी कोशिकाएं कैसी हैं, आपस में कम जुड़ी होती हैं। सही, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं, ये जीन है। सही है, संयोजी ऊतक इसका नाम है। तो ये मतलब कैसे होती हैं संयोजी ऊतक कोशिकाएं? मतलब कम जुड़ी हुई होती हैं। दूसरी बात ये अर्धधात्री में धसी होती हैं। अर्धधात्री कहते हैं मैट्रिक्स। सही है, एक पदार्थ है ये जिसके अंदर ये दो भी रहती हैं। ठीक है, एक अर्धधात्री में घुसी होती हैं, मतलब धसी होती हैं ये। तो मतलब ये क्या कहलाते हैं? संयोजी ऊतक कहलाते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये मतलब किस प्रकार के हैं देखो, इसमें एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन से ऊतक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो रक्त मतलब खून हमारा, ठीक है, प्लेटलेट्स, RBC, WBC, RBC, WBC। तो रक्त जो है किस में डूबा रहता है? रक्त प्लाज्मा के अंदर डूबा रहता है। ठीक है, रक्त के धात्री को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो रक्त में कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक। आज आपसे पूछा जाए RBC में कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। WBC में कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। इसके अलावा जो कहाँ पाया जाता है संयोजी ऊतक? संयोजी ऊतक अन्य कहाँ पाया जाता है? हमारी अस्थियाँ, हड्डी जिसे कहते हैं, हड्डी, अस्थि किससे बनी होती है? अस्थि में कौन सा ऊतक पाया जाता है? अस्थियों में ये क्वेश्चन भी आया हुआ बच्चों। अस्थियों में संयोजी ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक पाया जाता है हमारी अस्थियों में। हड्डियों वाला जो ऊतक है मतलब एक प्रकार से उसका जो मैट्रिक्स है, उसकी जो अर्धधात्री है वो कैसी है? ठोस है। बस इस मतलब जो उसकी अर्धधात्री जो उसका मैट्रिक्स है वो ठोस हो जाता है, इसलिए वो अस्थि बन जाती है। लेकिन होता वो भी एपिथेलियम, मतलब वो भी क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक ही है। अगर हमसे पूछा अस्थि किस प्रकार की है, तो अस्थि जो है किस प्रकार की है, ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। और इसका मैट्रिक्स किसका बना होता है? मतलब जिसमें अस्थि का जो ऊतक किससे बनता है? इसके में होती है कैल्शियम और फास्फोरस। किससे बना होता है? यह धात्री मैट्रिक्स जो है इसका कैल्शियम और फास्फोरस। ये आपसे पूछा जाता है कि मतलब हड्डी किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की। मतलब जो अस्थि का जो मैट्रिक्स है, मतलब जो उसका प्लाज्मा है, जैसे मतलब ह्यूमन रक्त का, अगर रक्त का प्लाज्मा की बात करें, रक्त जो डूबा रहता है उसमें डूबा रहता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में कौन कौन होते हैं? RBC, WBC होते हैं। इस प्रकार से अस्थि का जो कैल्शियम और फास्फोरस जिसमें डूबे होते हैं, जिसमें अस्थि डूबी होती है, वो कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस इसका मैट्रिक्स है। सही है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो आगे पढ़ेंगे, मैंने ये बताया आपके लिए कौन सा? अस्थियों में पाया जाने वाला जो ऊतक कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। इसके बाद देखो एक बात आती है, दो अस्थियों को जोड़ने के लिए कौन से ऊतक की आवश्यकता होती है? मतलब दो अस्थि हैं हमारी, लगा लो एक अस्थि हमारी इस प्रकार की बनी हुई है, इस प्रकार की मान लो ये हमारी अस्थि बनी हुई है। इसके साथ मुझे दूसरी अस्थि जोड़नी है, ये मान लो ये मुझे अस्थि दूसरी जोड़नी है। तो इसमें जो जोड़ने वाला ऊतक है वो कौन सा ऊतक बनता है बच्चा? उसे स्नायु कहते हैं। कहते हैं स्नायु। ठीक है, स्नायु ऊतक होता है एक, जिसे मतलब क्या कहते हैं? अस्थि बंधन तंतु भी कहते हैं। अस्थि बंधन तंतु बहुत गौर से पढ़ने की बात है ये। मतलब दो अस्थियों को जोड़ने वाला जो ऊतक है वो क्या है? स्नायु ऊतक। कौन सा है? स्नायु ऊतक। अस्थियों का बंधन भी कहलाता है इसमें। ठीक है, तो ये बात आप समझ होंगे, इसमें लिख लेंगे अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक, अस्थियों को जोड़ने वाला जो ऊतक है वो क्या है? वो ऊतक स्नायु। कौन सा है? स्नायु। से नोट करके लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, स्नायु। ठीक है, अब देखो और कहाँ पाया जाता है संयोजी ऊतक? ये मैंने बताया संयोजी ऊतक का उदाहरण अस्थि है, रक्त है। अब एक उदाहरण और है इसका, जिसे हम कहते हैं उपास्थि, है ना। उपास्थि भी किसकी बनी होती है? उपास्थि भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। संयोजी ऊतक का उदाहरण है।
उदाहरण है। मतलब अभी उपास्थि कहाँ पाई जाती है, हमारे कान की कर्णपाली ये मतलब मुड़ जाती है, आपने छू कर देखा होगा। तो इसमें पाया जाने वाला जो ऊतक है कौन सा है, उपास्थि है। ठीक है, नाक भी देखो मुड़ जाती है छूने के बाद, तो इसमें कौन क्या पाया था, उपास्थि। और उपास्थि किस ऊतक की बनी हुई है, संयोजी ऊतक की। ये क्वेश्चन भी आया हुआ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस पार्ट से। मैंने मतलब खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं बच्चों के लिए, कि जो मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ आजकल, तो उसमें मैं ज़्यादातर देखता हूँ ऊतक के पार्ट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं बायोलॉजी के अंदर। तो ऊतक में देखिए, कान में पाए जाने वाला जो ऊतक उपास्थि है, नाक में पाए जाने वाला जो ऊतक है वो कौन सा है, वो संयोजी ऊतक है। ठीक है, कंठ मतलब हमारे गले को छुएंगे तो गले भी मतलब गला जो है कंठ को छुएंगे गले के लिए, तो उसमें भी यही पाया जाता है, गले में। ठीक है, अब देखो अस्थि जो थी, हमने जब अभी आपके लिए अस्थि बताई थी, अस्थि का जो ऊतक था, अस्थि का जो मैट्रिक्स था, इसका जो मतलब इसका तरल पदार्थ था, वो किसका बना हुआ था, कैल्शियम और फास्फोरस का। मतलब कैल्शियम था इसके अंदर, कैल्शियम का Ca और फास्फोरस के अंदर ये बना हुआ था। ठीक है, लेकिन उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है, ये किस लिए मुलायम होती है, उपास्थि का जो मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर प्रोटीन और वसा होती है इसके अंदर, प्रोटीन है नहीं, प्रोटीन होती है, और इसके अंदर शर्करा होती है। सही है, प्रोटीन और शर्करा होती है उपास्थि के अंदर। हमारे कान की जो मई मुड़ जाती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और शर्करा की। अस्थि भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है, उपास्थि भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। एक चीज़ आती है कि ये हमारी अस्थि जो है, हमारी हड्डी पर जो मांस चिपका होता है, अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक, मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक, मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक, जोड़ने वाला ऊतक। मतलब हमारी अस्थियों को, हमारी जो हड्डी हैं, जैसे लगा लो ये एक प्रकार की हड्डी है। ठीक है, इस तरह से बनी हुई हड्डी है, और इसके ऊपर जो मांस चिपका होता है, लगा लो मांस चिपका हुआ है, तो वो कौन से ऊतक से जुड़ता है, मतलब हड्डी भी तो हड्डी में मांस चिपका रहता है, तो वो कौन से ऊतक से चिपका रहता है, कंडरा। ये ध्यान रखना, कंडरा एक ऊतक है जिसके थ्रू क्या होता है, हड्डियों से मांस चिपका रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, और कंडरा कैसा है, कंडरा भी एक संयोजी ऊतक है, कंडरा भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। सही है, तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने की बात है, ये सबके सब बच्चे नहीं पढ़ पाते इन चीज़ों के लिए, 9th की किताबों में आती हैं। तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है, कंडरा भी कहा है, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। आगे देखेंगे, समझ गए होंगे इस बात के लिए, आप समझ गए होंगे कि हमारे अस्थि को हड्डियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है वो कौन सा, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक, क्या नाम है उसका, कंडरा। ठीक है, एक ऊतक और आता है एरियोलर, इसका नाम देखेंगे, बहुत ही अजीब अजीब ऊतक आते हैं। एक होता है एरियोलर, एक मिनट, एक ऊतक होता है एरियोलर, मैं बता रहा था एरियोलर के बारे में। यार पेन बड़ा दर्द कर रहा है मेरे लिए। एरियोलर एक ऊतक का नाम है, एरियोलर। सही है, एरियोलर ऊतक देखिए किस काम आता है। एरियोलर ऊतक जो है ये हमारी त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, त्वचा में। हमारी त्वचा किसकी बनी होती है, एरियोलर ऊतक की बनी होती है। ये हम लिख लेंगे इसके लिए, एरियोलर ऊतक। एक ऊतक का नाम क्या है, एरियोलर। सही है, तो इससे हमारी त्वचा बनी होती है। स्पेशल पूछा जाए आपसे, मनुष्य की त्वचा किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, एरियोलर की। किसकी, एरियोलर की, है ना। एक और पाया जाता है लास्ट ऊतक, जिसे हम कहते हैं बसा में ऊतक, जिसे कहते हैं बसा में। एक ऊतक होता है बसा में ऊतक। बसा में ऊतक कहाँ पाया जाता है, देखिए बसा में ऊतक, यार चल जा मेरे भाई, बसा में ऊतक। तो बसा में ऊतक जो पाया जाता है ये हमारे त्वचा के नीचे पाया जाता है, त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे। ठीक है, और त्वचा के नीचे कौन सा ऊतक पाया जाता है, बसा में। ठीक है, और आगे देखेंगे, अब मैं पढ़ाता वाला हूँ। एरियोलर ऊतक त्वचा में पाया जाता है। सही है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक कंडरा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हम याद करेंगे। इससे आगे है अस्थि। अस्थि का जो मैट्रिक्स बना होता है, अस्थि हमारी जो हड्डी होती है, हड्डियों का जो तरल पदार्थ है वो क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस है। और उपास्थि जो कानों में पाई जानी उसका तरल पदार्थ क्या है, प्रोटीन और शर्करा है। सही है, आगे उपस्थि एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है, जो हमारे नाक में पाई जाती है, कान में और कंठ में पाई जाती है। उपास्थि जो मोड़ते हैं हम कानों को, तो आसानी से मुड़ जाती है। ठीक है, आगे है अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा, स्नायु। कौन सा है, स्नायु ऊतक। सही है, इसके बाद हम देखेंगे कि स्नायु ऊतक देखिए अस्थियों को इससे जोड़ रहा है, ये ऊतक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सब बच्चे से गौर से ही ध्यान करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक ऊतक आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक तो तंत्रिका ही पाया जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा भारी बात ना है।
तंत्रिका ऊतक पाया जाता है, ठीक है, तंत्रिकाओं में है। और इसकी जो लंबी छोटी शाखा क्या कहलाती है, डेट्राइटस कहलाती है। इस बात को लिख लेंगे बच्चे सब, डेट्राइटस, पेन नहीं चल के दे रहा है।